जो है वो होटल टारगेट करे, एयरपोर्ट टारगेट करे, सिविलियन एयरपोर्ट टारगेट करे, ये समझ में बात नहीं आती है। और जो मैं अभी आनंद रंगनाथन को भी सुन रहा था, सभी को सुन रहा था, मेरे मित्र कह रहे थे कि चाइना एक्सपेंशनिस्ट स्टेट नहीं है। अरे वाह, कैसी बातें कर रहे हो यार। चाइना एक क्रूएल स्टेट है, एक डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर जी रहा है। आज उसकी जो भी कुछ प्रगति है, एक हत्यारा शासक है वहां पर जो अपने ही डिफेंस मिनिस्टर, अपने ही फॉरेन मिनिस्टर और अपने ही आर्म फोर्सेस के कमांडर्स को कब गायब कर देता है अपनी सत्ता के लिए पता ही नहीं है। ये हम भूल जाते हैं कि यही चाइना है जिसने तियानमेन स्क्वायर पर अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए टैंक चला देता, तो उसकी बात ही करना हम छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात है, 1962 की वॉर में जब आप उस समय डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए थे, तब भी आपने इजराइल के साथ गिड़गिड़ाया, तो वो आपको आर्म्स एंड ह्यूमनिशन उस समय भी सप्लाई किया था जब आप क्राइसिस में थे। तब हर समय क्राइसिस में थे, तब वो आपके साथ खड़ा रहा। ईरान हमारे साथ कब खड़ा क्या रहा? क्या 1971 के वार में ईरान खड़ा रहा? ओआईसी के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर क्या ईरान हमारे साथ खड़ा रहा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ ईरान आकर के खुल करके खड़ा रहा? हमेशा सुन लीजिए प्लीज 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 धैर्य। हर साल ईरानियन नेता जो है वो एक एनुअल संदेश देते हैं। क्या उसमें कश्मीर जहां पर स्ट्रगल चल रहा है, मैं बता देता उसमें कश्मीरी मुसलमानों का जिक्र किया या नहीं किया? मैं बार बार कह रहा हूं, इजराइल आपका दोस्त है, क्लोज है। इसलिए जब आप जरा उस दृश्य को जरा देखिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे और जब विदा ले रहे थे, जैसे कोई एक आपका सबसे जिगरी दोस्त यदि आपको विदा देने आता है एयरपोर्ट पे, उस प्रकार का एक भावुक दृश्य था। ये ऐसे नहीं है। एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग है, एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के अड्डे पर हमला किया है इजराइल का। तेहरान में बड़ा हमला है और वहां पर 2 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया गया है। ओके विवेक, आप अच्छा, मतलब इसके अंदर जब प्रोफेसर संगीत रागी बोल रहे हैं कि सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, तो व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग? पहली चीज आप बोले थे, क्या बात है, ये क्या बात है? मेरे लिए सिविलियंस पे अटैक सही है? 2 चीजें मैं संगीत रागी जी को करेक्ट करना चाहूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के कश्मीर के स्टैंड का समर्थन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासर अराफात ने रेगुलरली किया, कई रेजोल्यूशंस गिलाए, जिसकी वजह से हुर्रियत के सैयद गिलानी ने उनसे मिलना और हाथ मिलाना तक गवारा नहीं समझा। दिस इज द पीएलओ एंड दे सपोर्टेड द कश्मीर कॉज इन ओआईसी। नंबर 1। नंबर 2 पे अब आप आइए। ईरान के लिए, ईरान अग्रेसर कौन है आज? हमला किसने शुरू किया? अरे किसका गठबंधन था? अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं किसी भी मुल्क पे और आप लोग ताली बजाते हैं। इराक को बर्बाद करेगा, संगीत रागी ताली बजाएंगे। अफगानिस्तान खत्म होगा, ताली बजाओ। ईरान के नेता को घुस के मारा, ताली बजाओ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाओ, ताली बजाओ। जब तक हिंदुस्तान में बात नहीं आएगी तब तक आंख नहीं खुलेगी तुम लोगों की, तब तक आंखें नहीं खुलेगी। हमारे पे बात क्यों आएगी? क्यों नहीं आएगी? हम पे क्यों बात आएगी? क्यों आई थी? 71 के वॉर में 7th फ्लीट अमेरिकन फोर्सेस हमारे खिलाफ क्यों चले? अरे 71 के भारत और 2026 के भारत में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है। तब रूस था, आज वो भी नहीं है। आपको पता नहीं, रूस आपके साथ था, आज रूस भी नहीं है। जरूरत भी नहीं है। ये हवाई किले जो है ना, जरूरत नहीं है। हवाई किले की वी नीड इट। अरे क्यों? You are not as strong as the Americans or the Russians or the Chinese है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं नारे नहीं लगाता। आप ये रियलिस्टिक है, whether it is defense or manufacturing। आप नारे तो लगा रहे हैं। Not strong like the Chinese or the Russians or the Americans। कैसे पता आपको? ये फैक्ट है। कैसे पता? ये मल्टीपोलर वर्ल्ड। आप जब तक, अरे मतलब ये आगे फैक्ट आपको कैसे पता? हमने बस भारत माता की जय। नहीं भारत माता, अरे नहीं, ये क्या मतलब है? वहां तक घुस जाएंगे। अरे आप बोल रहे हो भारत माता की मतलब? अरे आप मेरे को बताइए। नहीं, एक सेकंड, यू शुड बी। नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं भारत माता की जय। मैं पूछता हूं, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड विवेक जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी आप बोल रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम, हम घुस जाएंगे। एक सेकंड, नहीं रुकिए, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने
एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या आजादी, उससे सिर्फ आजादी मिल गई थी? बिल्कुल। महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, क्या उससे आजादी मिल गई थी? बिल्कुल। एक भावना होती है और भावना की कदर करा करिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से जज्बा पैदा होता है, आपके नहीं पैदा होता होगा, जहां पर बैठे हुए हर पैनलिस्ट के बीच के मन में होता है। नहीं सर, नहीं सर, अगर ओके ओके, एक आपके बात आता हूँ, एक सेकंड, प्रोफेसर आगी, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड। पता नहीं, वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर आ गए, मातरम बोलिए ना। नहीं आपको, अरे आपकी तैयारी नहीं है अभी। आप क्या आप सिंदूर में दिखाया ना कितना प्रिपेयर्ड है। आपको भारत क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, आप टीवी डिबेट में आकर के मैं भी झंडा पकड़े खड़ा हो जाता हूं। विल दैट मेक इट ओनली स्ट्रांग? भाई ये जज्बा तब काम करेगा। आप अगर झंडा लेके खड़े हो तो आप बेवकूफ मेरी लगेंगे, तैयारी क्योंकि है। आप तो झंडा मतलब ये वही बात पसंद ही नहीं करते हैं। एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, झंडा पसंद ही नहीं एक करता, बच्चा आप आईआईटी की झंडा तैयारी कर रहा है, नहीं तैयारी करे नहीं, बोला आई एम गोइंग टू क्रैक इट। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। स्टडी हमने बता दिया ना कि ऑफ सिंदूर में कि हम कितने मजबूत हैं। आपने सीज फायर किया था सर। अरे और उससे और कुछ नहीं किया। ऑडियोज डाउन। ओके प्रोफेसर आगी, 40 सेकंड्स। अमीश इन श्रीवास्तव जी को नहीं मालूम है कि 1979 में जब क्रांति हुई थी तो वो इस्लामिक क्रांति थी, और उसके साथ, उस इस्लामिक क्रांति के साथ ये वामपंथी लोग भी थे। और जब अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए तो पता है सबसे ज्यादा मार करके ये इन वामपंथियों को मार करके खत्म ही कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। वहां पर वामपंथ बचा हुआ है क्या, जिसके लिए ये हमारे भाई साहब स्टूडियो में बैठ करके हल्ला मचा रहे हैं? नहीं, मैं भारत के लिए हल्ला मचा रहा हूं। तो जहां इस्लाम है वहां वामपंथ है ही नहीं है। सुनो एक बात। दूसरी बात, हमास, हूती, हिजबुल्ला ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इमरान खान, और इनको कौन सर इमरान खान और पाकिस्तान पैदा किया है? इसको ईरान ने पैदा किया है। नहीं, इनसे ईरान ने पैदा किया, पाकिस्तान इसे पाला पोसा बड़ा किया। और डेथ टू इजराइल, तुम कहोगे कि डेथ टू इंडिया और हम चुपचाप जब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम एक बुजदिल और कायर देश नहीं है इजराइल। इजराइल में वो जज्बा है कि 1967 के अंदर सारे अरब कंट्री एक साथ मिलकर के उस पर अटैक कर दिए। उस दिन अटैक किए जिस प्रकार से हम दिवाली मना रहे हैं, वो भी अपना पर्व मना रहे थे, लेकिन सबको पीटा। और पीटने के बाद इजिप्ट उस समय नेता बनना चाहता था, उसको कैंप डेविड समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। आज जो है इजराइल यदि खड़ा है तो अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। अमेरिका उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसकी भी उतनी ही जरूरत है इजराइल की जितना इजराइल को अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जरूरत है। यह हमेशा ध्यान में रखना कि ईरान कोई बड़ा सेकुलर मुल्क नहीं था, कोई बड़ा अच्छा मुल्क नहीं था। आज का जो नेतृत्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ईरान की जनता के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सियाओं के बारे में बात कर रहा हूं। अरे महिलाओं के साथ जस्टिफाइंग अमेरिकन एग्रेशन, इस व्यक्ति ने अमेरिकन कॉलोनिज्म, लोगों की हत्या, अमेरिकन इकोनॉमिक वॉर, कितनी अमेरिका डिस्ट्रॉइंग नेशंस, सब जायज है। कितने लोगों को आज हिंदुस्तानियों के सामने सब जायज है। इसमें कम्युनिस्ट कहां से हैरान होती है? वेनेजुएला में क्या सही है? बिल्कुल सही है। शिया मौलाना जो है आज रोना रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उसने कितनी हत्याएं की। अरे अगले तुम हो, ईरान अगला ये मुल्क होगा अगर ट्रंप को नहीं रोका तो। चीजों को हम भूल जाते हैं। अगर ट्रंप को नहीं रोका तो अगले हम भी हो सकते हैं। क्या और हमारे अंदर भी शहबाज शरीफ जैसा आदमी हो जो झुक जाए, विचार है आप, जो झुक जाए। इमरान खान नहीं झुका, इमरान खान को डिस्ट्रॉय किया इसी अमेरिका ने, अमेरिका और पाकिस्तान को कॉलोनी बनाया क्योंकि शहबाज शरीफ झुका। क्या चाहते हो कि सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ यही हो? बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई, अमेरिकन हैंड है, जाकर सब जानते हैं। आकर लड़ने चले जाए ना। बांग्लादेश में किसका हाथ है? चाइनीज हाथ नहीं है। पाकिस्तान के लिए It is an तुम्हारे American आकर hand. लड़ने चले। Yunus is an American man, was an American man rather. अरे भाई देखिए, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। एक बार फिर यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। अब तक ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरा दी हैं। ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों और 541 ड्रोन के साथ हमला किया था। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है, लेकिन इस समय कुछ देर पहले यूएई में नुकसान की भी खबरें आई हैं। यानी पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय स्थिति अब बहुत तनावपूर्ण हो गई है। यह तनाव की स्थिति है। दुबई, अबू धाबी में तनाव दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ईरान आज रात को कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर करेगा और यूएई को
बहुत सजग रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री भी सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर में लेंगे। दिल्ली लौटने पर वो बड़ी डेवलपमेंट है। आनंद रंगनाथन इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन आनंद रंगनाथन, पवन खेड़ा कांग्रेस के वेटरन सीनियर लीडर और साथ ही साथ उनकी मीडिया के भी हेड, वो कहते हैं कि मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। यह मोदी के लौटने की मुश्किल से 2 दिन के बाद हुआ है। अब यह आगे इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वो इस युद्ध के समर्थन करते हैं? दैट्स हिज क्वेश्चन। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जो आपके स्टूडियो में जानबूझ के विवेक आ जाते हैं क्योंकि आप इनको फेक डाउन नहीं कर सकते, ये सारा टाइम हॉक कर लेते हैं, ये तो पहली गलत बात है। दूसरी, इनका ये कहना कि इजराइल एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना नहीं है। आधा चाइना जो आज है वो तिब्बत था। अब प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। देखिए विवेक, मैंने आपको ध्यान से सुना, पूरे तिब्बत को एनेक्स कर लिया और ये कह रहे एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। इनको चाइना से मिलता क्या, मेरी समझ में नहीं आता। ये चाइनीज कॉलर वाली शर्ट पहनना कब शुरू करेंगे, ये बता दो। नंबर 2, गद्दारों की पार्टी है, पीसी जोशी इनके सेक्रेटरी थे, वो अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस के वेयर अबाउट्स पूरा देते रहे। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। ये वीर सावरकर को माफीकर कहते रहते हैं। इनके जो वो थे, फाउंडर थे सीपीआई के, गिड़गिड़ा के किंग से इन्होंने माफी मांगी। ये वो पार्टी जब है। आपके पास ईरान के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो सीपीआई का डिस्कशन शुरू कर दो। सुनिए आप मेरी बात, अमीश जी ऐसे नहीं बोलिए सर। मैं बोल रहा हूं, देखिए पहली बात, ये जो उकसा रहे हैं इंडियन शियास को, हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आके कहना चाहिए कि जो ये खमेनी को इन्होंने अपना पोप समझ लिया है, इससे बड़ी गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। ये टेरर को, अगर आपको कोई वर्ल्ड लीडर चाहिए शिया का, तो वो होने चाहिए अल सस्तानी, जो कि नजफ में है, 95 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि एकदम मॉडरेट है। ये खमेनी जो थे, ये टेरर फैला रहे थे। ये कहां से हो गए? इट इज नॉट अबाउट इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईरान, इट इज अबाउट अमेरिकन अग्रेशन। अमेरिका के अटैक्स को आप अन्य देशों पे जस्टिफाई करते हो। वो मामा लगता है सबका कि जहां मर्जी घुसेगा, जिसको मर्जी बॉम्ब करेगा, जिसके मर्जी प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएगा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रिटी। हु इज अमेरिका? कल अमेरिका मेरे मुल्क में मेरे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आंख उठाएगा, हम आंख निकाल लेंगे उसकी। अरे क्यों उठाएगा भैया? क्यों ना उठाए? उठाने दो उसको, हम साथ क्यों उठाएगा? वी आर विद मोदी। अरे जबरदस्ती के। अच्छा, इन्होंने गारंटी दे दी कि भैया अमेरिका हमारे पास नहीं आ सकता, हम तो सही हैं। वेनेजुएला को हो गया, कोई बात नहीं, क्या लॉजिक? भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है। मोदी साहब पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। मोदी साहब पहले कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो हम सुरक्षित हैं। देखिए, गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे। मोदी साहब एक शेर अर्ज किया है आपके लिए। विवेक एक जगह, आनंद रंगनाथन, एक शेर अर्ज कर रहा हूं मैं। थोड़ा मुझे भी टूटा फूटा आता है, लेकिन गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, मोदी तुम आओ और हमें बचाओ। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं, मतलब निवेदन क्या है? आप, मैं सारे विपक्ष के नेताओं को कह रहा हूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो मोदी जी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। पवन खेड़ा, मोदी क्या इस युद्ध का समर्थन करते हैं? क्या वो इस मुद्दे को रुकवा पाएंगे? पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। मतलब ये जयराम रमेश लिख रहे हैं, क्या ये अब न्यू नॉर्मल है? अखिलेश यादव लिख रहे हैं, मोदी जी कहां हैं? अब एवरीवन वांट्स मोदी टू कम एंड स्टेप इन एंड गो फॉरवर्ड। अब आप बताइए, एटलीस्ट टेल मी मोदी स्टैंड। आर यू विद ईरान? आर यू विद इराक? आर यू जस्टिफाइंग इंडिया का वक्तव्य है, जयशंकर ने बोला गायब है सर। नहीं यार, और यहाँ कह रहे हैं सबको अटैक कर लेगा लेकिन भारत को नहीं करेगा। मोदी भारत के हितों के साथ। अब क्या यू शाउटिंग ऑल ओवर? ओके विवेक नॉट डन। विवेक यू शाउटिंग ऑल ओवर। ओके एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं, मोदी भारत के हितों के साथ है, इंडिया की हितों के साथ है। आनंद रंगनाथन, नो एवरीवन वांट्स मोदी टू कम इन। नहीं तो भारत का स्टेटमेंट आ गया। मोदी का बड़प्पन यह है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, गाली देते हैं, विवेक जैसे लोग, उनको मोदी सबसे पहले बचाते हैं और बचाना भी चाहिए। हम नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लेकिन मैं ये बता दूं, ये खमेनी वही है जिन्होंने इंडिया को ऑपरेसर स्टेट कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 नेशंस ने हमारा सपोर्ट किया,
और वो दोनों नेशन विवेक के दुश्मन है। विवेक उनका दुश्मन है, इजराइल और ताइवान। यह है स्थिति। ईरान कहां था 1971 में, जब हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थी, हमारे सारे अरब मित्र। आपसे डॉक्टर रंगनाथन रेस्पेक्टफुली एक सवाल पूछता हूं। क्या रिस्पेक्ट है, ये बीच में आप बोलते हैं? नहीं, एक सवाल, छोटा सा सवाल सर, मुझे आप एक बात आपके बताइए। सवाल बड़े इस हैं। मुल्क में पाकिस्तान का एग्जांपल तो मैं दे चुका, इमरान खान वाला, वो तो आप मान नहीं रहे, खैर कोई बात नहीं। अगर, हालांकि ये बड़ी एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि हमारा, बाई चांस मान लीजिए अमेरिका डिसाइड्स टू बिकम एन अग्रेसर स्टेट टुवर्ड्स इंडिया, अब आप ये मत कहिएगा इट इज नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, ओके, एक सेकेंड। तो क्या आप खुश हैं इस बात से? मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन के पास भी चलता हूं। आनंद रंगनाथन, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। देन कौन से एग्रेसिव स्टेट की बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम ऐसे चुप खड़े रहेंगे? नहीं, आप तो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर इट इज नॉट हाइपोथेटिकल रिएक्ट कर रहे हैं यार। अरे हाइपोथेटिकल, अमेरिका क्यों क्या बात कर रहे हो? क्या हमें क्षमता नहीं है? अमेरिका पागल है क्या? क्या कहना चाह क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को, अरे भैया वो पाकिस्तान कांग्रेस और बीजेपी की बात करता हूं, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। टुडे इज अ बिग डे, आज बड़ी खबरों का दिन है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस और बीजेपी को। शाजिया इल्मी, बीजेपी की स्पोक्स, एक बड़ी खबर आ गई है, मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान की बड़ी धमकी। ईरान पड़ोसियों पर हमला नहीं चाहता, यूएस बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो हमला होगा और भीषण होगा, यह कहा है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने। यह बड़ी स्टेटमेंट है और क्लियर कट वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिकन ने बेस को इस्तेमाल किया तो निस्तेनाबूद कर दिए जाएंगे। ईरान ने बड़ी लाइन ले ली है, लेकिन भारत में यह राजनीति चरम पर पहुंच गई है। मैं शाजिया इल्मी आपका रुख करता हूं। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया है कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर खुद को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया, यह कहा है। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी को पता था कि यह सब कुछ होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 6:22 पर इफ्तार का टाइम था और मैं बिल्कुल सुकून से रोजे का इफ्तार कर पाई। हालांकि मैं इंतजार करती रही, लेकिन गुस्सा अलाउड नहीं है रोजे के वक्त, तो मैं आप पर भी गुस्सा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपने मुझे बहुत देर इंतजार कराया। चलिए, हो जाता है शाजिया जी, आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। तो पुरसुकून मैं इफ्तार बतौर मुस्लिम इसलिए रख पाई हूं रोजा क्योंकि मैं भारत में हूं। विवेक भाई, सुन लीजिए इस बात को। और ये देखिए, चाहे वो दोहा हो या पनामा हो या फिर आप देखिए कतर को, आप देखिए वहां पे क्या हालचाल है, हमारे सारे रिश्तेदार हैं, क्या वहां पे हालात हैं। दूसरी बात, इस वक्त पर जब इतनी इंस्टेबिलिटी है, चाहे आप वेस्ट एशिया देखिए, चाहे आप इंडो पैसिफिक का रीजन देखिए, चाहे आप देखिए पूरी तरह से इंस्टेबल वॉलेटाइल माहौल में आपको क्या सूझ रहा है? मोदी जी से नफरत, हमारी विदेश नीति को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करना, बजाय ये कि इस वक्त जब इतने मुश्किल दौर से जा रहा है। और पैनलिस्ट की तरह ना तो मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, ना मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन करूंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इससे बहुत से अगर मगर है, बहुत सारे वेन डायग्राम्स हैं। रूस को भी बोलना है, चाइना को भी बोलना है, तो जो मेरा एमईए कहेगा मैं वही बात रखूंगी। मैं ना कोई पक्षपात करूंगी, ना इजराइल के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ, मैं वही करूंगी जो मेरे देश के लिए अच्छा है। और हर बात के लिए मोदी जी के घर पर जाकर उन पर जिम्मेदारी छेड़ना, चाहे वो जो इजराइल कर रहा हो या ईरान कर रहा हो, मुझे लगता है इससे बेमानी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस का अहमकानापन देखिए, जो देश लगातार खड़ा रहता है पाकिस्तान के साथ, अब उनको बड़ी फिक्र हो गई है। दूसरी बात, ये सिर्फ मुस्लिम देशों की बात नहीं, विवेक भाई थोड़ा समझिए, थोड़ी अकल चाहिए इसके लिए। ना ये शिया सुन्नी की जो सूशी पॉलिटिक्स है उसकी बात है। ईरान आप जानते हैं शिया है, और आप जानते हैं चाहे वो कतर हो या सऊदी हो या फिर यूएई हो, पूरी तरह से सुन्नी है। तो इस तरह की अहमकाना बात आप ना कीजिए, ये सब मुस्लिम देश है और ये क्योंकि ये यूएस बेसिस है इसलिए उन पर अटैक किया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम आप करेंगे तो ये बहुत ही अहमकाना बात होगी, इससे बचिए। मैं इन सारे पूरे खित्ते को और इलाके को समझती हूं, इसलिए मैं सोच समझकर अपनी बात रखूंगी। आप शुक्रिया अदा कीजिए हमारी इस विदेश नीति का कि हमारे देश का मुसलमान जो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी तादाद में दुनिया में है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से थोड़ी कमी है, पूरी तरह से सुकून में बैठा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो सैन्य शक्ति है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
वो इतनी शानदार है, और हम लोग मल्टी अलाइंड हैं, और हम लोग किसी और के खेल में या जंग में मोहरा नहीं बनना चाहते। तो सुन लीजिए, ना आप हमें फंसाइए, ना अपने देशवासियों को फंसाइए। समझ के बात रखिए। मैडम, आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। एक सेकंड, आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी नहीं कर रहा। आप देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए इजराइल में तो सरेंडर कराए। नहीं, आप समझ अवार्ड भी ले आए, आप और पीछे से बोला है जो मर्जी करना है कर लो, हम चुप रहेंगे। मोदी नफरत में कि आपको फिक्र नहीं है, आपको ना तो देखिए, ना तो आपको देश की फिक्र है, मुझे कुछ भी नहीं पता मैडम, किसी को कुछ नहीं पता है, वैसे काफी लोगों को पता होता है। व्हाट वाज इस विजिट में जब आप इजराइल की गए हैं। मैडम प्लीज लिसन टू मी, लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकंड्स। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस भी अभी तक नहीं आई है, 25 मिनट हो गए, 10 सेकंड पूरा शाजिया पहली बार बोल रही है, तो 30 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुनिए, आपका एक एजेंडा है, मोदी के खिलाफ बोलो, इंडिया के अगेंस्ट नहीं, क्या मोदी साहब को नहीं पता था ये होने जा रहा है इस विजिट में? इंडिया को उनसे नहीं डिस्कस किया गया था? एक बड़ा अपडेट, ईरान ने खाड़ी में तेल टैंकरों को बनाया निशाना। पोर्ट ऑफ हुक्म और ओमान के तट पर हमला, गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल की चेतावनी दी है। यह बड़ी बात है, यानी ये तेल का अब खतरा भी मंडरा जाएगा अगर ऐसी परिस्थितियां और बढ़ती हैं आगे। मैं सीधा कांग्रेस का रुख करता हूं। निशांत हमारे साथ है। निशांत, देखिए, भारत में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भारत के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पवन खेड़ा जी का कहना, जयराम रमेश जी का कहना, और मतलब वो पीएम मोदी को इस पूरे मुद्दे पे क्यों घसीट के लेके आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कारण क्या है? इट इज द हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी और समथिंग एल्स? निशांत। सभी को नमस्कार। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले इस वॉर को कंडेम करती है और इंडिया को बैलेंस और सीज फायर की बात करनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल यह है भाजपा के प्रवक्ता से कि मोदी जी के जो अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन, ये ईरान पे अटैक कर चुके हैं, और ये कोई सरप्राइज तो था नहीं। महीनों से बात चल रही थी कि मिलिट्री बिल्डअप हो रही है और पूरी दुनिया को पता था कि ये रिजीम चेंज करने के लिए अटैक हो सकता है। मोदी जी 25-26 फरवरी को इजराइल पहुंच जाते हैं, नीसेट में कहते हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, अवार्ड भी लेते हैं, तालियां भी बजवाते हैं। देखिए, हमारे देश ने शुरू से दोनों बैलेंस कंट्रीज के साथ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को अगर पता था कि वॉर होने वाली है, या फिर यह भी पता था कि उनके जाते ही वॉर होने वाली है, दोनों ही सिचुएशन में फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है फॉरेन पॉलिसी दोस्ती पे नहीं चलती, नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। देखिए इंडिया का 60 मोदी जी के वहां जाने से 60 सेकंड क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा 60 है। सेकंड समझने की कोशिश करिए, अभी आप समझेंगे। देखिए, ऐसे वक्त में आप एक कैंप में खड़े नहीं हो सकते, आप एक ऐसे वक्त में एक कंट्री के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये अलाइनमेंट पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। मैं आपको हिस्ट्री की बात बताता हूँ। मार्च 1994 में ओआईसी ने ह्यूमन राइट्स में, शाजिया जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आपको मौका मिलेगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको मौका मिलेगा। मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता आज के दिन। बात सुनिए, 1994 में ओआईसी कमीशन में कश्मीर के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने वाली थी। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आप बड़े हिमायती बन रहे हैं, आप बहुत बातें कर रहे हैं, आपको बड़ी फिक्र हो रही है, आप जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। बात पूरी करता हूं, फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा। चलिए, आप बोलिए, आप समझनी पड़ेगी, भाजपा वालों को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब वो नेहरू जी तक हर बात पे पहुंच जाते हैं 2026 में, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब ओआईसी ने 1994 में ह्यूमन राइट्स में कश्मीर के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने वाली थी, अगर वो पास हो जाता तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक आता, और यही वेस्टर्न पावर्स जो आज ईरान पे हमला कर रही है, इंडिया पे सैंक्शंस लगाती। ओके निशांत इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। एक सेकंड, पहले तो बहुत मुद्दों बात, एक आनंद रंगनाथन, 40 सेकंड्स, मेक यू पॉइंट, 40 सेकंड शार्प। हाँ, पहले तो बहुत मुद्दों बाद मुझे ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता मिले जो कि एक तो इरुडाइट और सहनशील हैं, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगा। इन्होंने खुद अपने आप को रोक के शाजिया जी को चांस दिया, ऐसे बहुत मिलता है, तो थैंक यू सो मच। अब आप मेरी बात भी धैर्य से सुनिए। अमीश जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो देश इंडिया के साथ खड़े होते हैं, इंडिया की मदद करते हैं, उनसे कांग्रेस को क्या चिड़ा भाई। कारगिल वॉर में हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थी, इजराइल आगे आया, यूएस सैंक्शंस लगी हुई थी,
लेजर गाइडेड मिसाइल्स और आर्मामेंट्स के थ्रू हमने कारगिल वॉर जीता, इजराइल से दुश्मनी कर ली। 1971 में वही इंदिरा गांधी जी ने गोल्डा मायर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन ली। गोल्डा मायर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप इजराइल की मदद करेंगी, लेकिन हमने यौम किपुर वॉर में 1973 में उन पे छुरा भोंक दिया। फिर इजराइल से दुश्मनी है। जिनसे आपको प्यार है उन्होंने इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने धुतकारा है, इजराइल आगे आके हमें सपोर्ट किया है। तो प्लीज मोदी को हेट करना है करिए, देश को हेट मत करिए, मेरी आपसे यह विनती है। देश ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मोदी को हेट करना जितना करना करिए। ओके, निशांत भाई जवाब दे दूं जी। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व गुरु हैं, वो हर रोज एक मास्टर स्ट्रोक करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, नरेंद्र मोदी इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जड़ काट रहे हैं। 1994 में, आनंद जी सुनिएगा, ईरान ने इंडिया को यूएन सैंक्शन से बचाया था। ईरान ने, मोदी उन्हीं वेस्टर्न पावर्स को खुश कर रहे हैं आज की डेट में। इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन थोपने की तैयारी थी उस समय। फॉरेन पॉलिसी नहीं है ये, सिर्फ एक फोटो खिंचवाना, मेडल पहन के वापसी आ जाना। जब उनको पता था कि 2 दिन बाद वॉर हो रही है, तो मोदी जी इजराइल में जाके एक ऐसा बयान दे सकते थे कि हमें पीस चाहिए। गाजा में, पैलेस्टाइन में जो लोग मरे, देखिए डायलॉग और पीस के जरिए नहीं सुन लीजिए, मैंने पूरा बोलिए। नहीं देखिए, बिल्कुल ये गलत बयानी है। मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, बल्कि उनका फेमस वर्ड्स है जो दुनिया के लीडर्स कहते हैं कि हमारा रास्ता बुद्ध है और युद्ध उनका नहीं है। फेमस वर्ड है इजराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। ये तो अच्छी बात है, टेलीप्रॉम्प्टर लगा था, वो इंग्लिश में लैंड बोल गए। डायलॉग और देखिए इंडिया का इजराइल के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, पार्टी कह रही है। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है इजराइल के साथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे। हमारे देश के साथ होगा, फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिक्स के बारे में नहीं है कि फोटो खिंचवा के आ जाओ, हाथ उठवा लो, मेडल पहन लो। देखिए फॉरेन भारत के साथ है। सुन लीजिए आप निशांत, मैं हर एक उस देश के साथ हूं जो मेरे देश के साथ है। जो भारत के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, और वो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए। बहुत अलाइनमेंट है यहाँ पे। नहीं, एक भी बात उन्होंने पार्लियामेंट में इजराइल में ऐसी नहीं बात की बात नहीं है। अरे क्यों सपोर्ट दे, क्यों वॉर को रोका जाए, क्यों बोले? भारत के लिए बात करेंगे मोदी जी, सुन लीजिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए बात करेंगे, पॉलिसी के बारे में। आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, और देखिए एक की सरकार है, एक का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। देखिए इस समय वर्ल्ड में जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, उसमें भारत जो है वो बहुत मजबूत परिस्थिति में खड़ा हुआ है। यहाँ कर्नल दानवीर है। कर्नल दानवीर, क्या मतलब सलमान खुर्शीद साहब, असउद्दीन ओवैसी साहब, संजय सिंह साहब, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, अखिलेश यादव, सबके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत कुछ बड़ा गलत कर रहा है? बिल्कुल कोई गलत नहीं कर रहा है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं अपनी, और हम किसी के झगड़े में बीच में नहीं दखल देते। आप मेरे को एक मिसाल दे दीजिए कि भारत ने किसी झगड़े में दखल दिया हो, हम बिल्कुल नहीं करते। और जो एक श्रीमान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे, निशांत जी कह रहे हैं कि वहां पे कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया जिसमें 2 देशों की 2 नेशन थ्योरी की बात हुई हो, इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर। लेकिन उन्होंने बोला, असउद्दीन ओवैसी लेकिन उन्होंने बोला कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को नेतन्याहू ने बता दिया था, और सोशल मीडिया में कर रहा है कि कान में बता दिया था। नहीं बता दिया था भाई, देश का एक पावरफुल नेता है, और अगर बता दिया था नहीं बता दिया था इससे कोई मतलब नहीं है। और आपको मतलब होगा, लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं है। अगर चलो बता दिया तो फिर क्या हो गया? हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप डिसाइड कर रहा है कि अमेरिका की नीति क्या होगी, और आपका बिल्कुल कर रहा है, उसमें मोहरा बन रहा है, ट्रंप, और आपका प्राइम मिनिस्टर उसमें मोहरा बन रहा है। एक मिनट, ये मतलब हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, आप अपने आप बना नहीं कर सकते। आप इजराइल गए थे इंस्ट्रक्शंस लेने, और आपको अवार्ड दिया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं यार, कुछ भी। यू हैड गॉन ओवर देयर, यू न्यू ये होने वाला है, और आप वहां पे चुप करके चले आए, क्योंकि आप ट्रंप की इंटरनेशनल का मोहरा पार्लियामेंट को एड्रेस करके भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों के हक की भी बात वहां करी थी। सुनिए, भारत का स्टैंड है, वो कॉस्मेटिक डिप्लोमेटिक बात है। राहुल गांधी बिल्कुल क्या करे, वो सिर्फ वोट देता क्या? आप राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसे ही कुछ भी, and that is why I like Rahul Gandhi. He speaks Prime Minister is an amazing leader of this country. उसने प्रूव कर दिया है,
उसने प्रूव कर दिया है कि उसके आपसे अंदर एक सीधा दमखम सवाल है, है। ओके, उसके अंदर संयम है, एक सेकंड, उसके अंदर विवेक restraint आप वाली quality है। क्या बात कर रहे हो यार आप इतना खुल के बोल पा रहे हैं, इतना खुल के आप बोल पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी आप गुड़गांव में पार्टी कर रहे थे, आप पूरी दिल्ली और एनसीआर में पार्टी करते हुए घूम रहे थे, और आप कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर, मतलब खुद शुक्र तो मनाइए कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर में कोई मिसाइल आपके आसपास नहीं आके भटकी, कोई ड्रोन को दिखा आपको, अरे कोई तब तो ड्रोन। गाली दे रहे थे सिंदूर के टाइम में, इनके साथ में कितने डिबेट करे हमने। तब तो आप सवाल पूछ रहे थे ना, हमने मतलब बताइए, सारे ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, मतलब आपके कहने से हो जाएगा क्या? भारत बोले ना अमेरिका गलत था। बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है इस समय एज फार एज मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया इज कंसर्न। ये वाहिद एक रीजनल पावर है जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है पायरेसी के खिलाफ और अदरवाइज मेंटेनिंग पीस, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ हो। इसमें जितने भी सुन्नी मुल्क हैं सारे के सारे भारत के बहुत अजीज दोस्त हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय से जो स्टेटमेंट आया है कितना बैलेंस्ड आया है। भारत कह रहा है कि सारी वॉरिंग पार्टीज को हम आग्रह कर रहे हैं कि आप युद्ध रोक दें। Who is the aggressor? Who is the aggressor? Aggressor is Iran. अमेरिका इज द अग्रेसर। ईरान इज द अग्रेसर। क्योंकि उसके मोहरे बन चुके हो, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं 7 चाहता यहाँ पे। अक्टूबर को एग्रेशन शुरू हुआ। 7 अक्टूबर को आप एग्रेशन शुरू बोलिए, हुआ अमेरिका इज द था। अग्रेसर। और आप मेरे को बताइए, जब वहां पर बच्चों को तंदूर में डाल दिया, बिल्कुल गलत है। बच्चियों के साथ में बिल्कुल गलत बलात्कार किया। हुआ, हाँ। तब आप कहां थे? बहुत अच्छी बात। अच्छी बात नहीं है। कहां थे? बिल्कुल अच्छी बात नहीं ये है। अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। वेरी बैड वर्ड। आर यू ऑब्जेक्टेड? नो 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 नो, शांति, एक सेकंड, आपको apologize करना चाहिए। वन सेकंड, आपको apologize करना चाहिए। You should apologize. You have to apologize. Can I speak? नहीं, पर देखिए, अच्छी बात बच्चों के violence साथ को नहीं रहे, बोला। बच्चों अच्छी के बात साथ इनकी रहे, logic को बच्चों बोला। को तंदूर में डाला गया, वो अच्छी बात इनकी नहीं logic- वो अच्छी बात नहीं है। टेक बैक योर वर्ड्स। No, I did not say You that. have to apologize. You are misquoting me. अरे I am not I did misquoting not you. say that. आपने बोला। आपकी लॉजिक आप अभी ताली बजा रहे थे। ओके। अभी इजराइल के ऊपर हमला हुआ, आप ताली बजा रहे थे। गलत बात। वो आपके इंटेंशन को 70 बताता है। साल तक आपके- बच्चों को सुनिए मैं क्या बिल्कुल सुनेंगे यार? एक सेकंड, विवेक hold on, विवेक, hold on, अब hold on, मेरे को एक बट सेकंड, मिजाजी के साथ बैठे मुझे हैं शाजिया आप। के पास भी जाना है। विवेक जी। मुझे प्रोफेसर रागी के पास भी जाना है। प्रोफेसर रागी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन वी गेट प्रोफेसर संगीत रागी? प्रोफेसर रागी, इंटरेस्टिंग ये है, देखिए इस समय हल्ला मचाने से, मोदी को क्रिटिसाइज करने से सिचुएशन बैलेंस आउट वर्ड में नहीं हो जाएगी, लेकिन एक बात तो देश का ऑपोजिशन भी मान रहा है कि भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो मोदी से डिमांड है कि करो कुछ भाई तुम। एक बात मुझे बताइए अमीश, कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता है बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइल से और डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इन दोनों का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है ईरान पर अटैक करना, तो क्या वो भारत के समझाने से मान जाते? क्या किसी के कहने से भारत मान जाएगा क्या कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं। हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही देखेंगे। इजराइल का नेशनल इंटरेस्ट है ईरान को कमजोर करना, क्योंकि ईरान का ही तो नारा था, इसी नेता का तो नारा था, डेथ टू इजराइल। ये क्या समझते हैं? इन्होंने कहा कि भाई ज्यूज नेशन को रहने का ही अस्तित्व ही नहीं, रहने का अधिकार है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंशियल राइट ही नहीं है। हम मुस्लिम कंट्री के बीच में एक ज्यूज नेशन देख कैसे सकते हैं? यदि आप इस प्रकार की मानसिकता से खड़े होकर के आप 1000 कट्स उसको हुती, हमास और हिजबुल्लाह के सहारे कर रहे हैं, तो ये उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने का अधिकार है। और भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रंप कोई मामा है। अरे भाई मामा नहीं है तो आप अपने नाना को बोल दीजिए ना, चीन को, कि वो आकर के हस्तक्षेप करे। कहा तो रहा था फारस की खाड़ी में जो है वो वॉरशिप तो लेकर के आया था, तो बोलिए जरा सा इंटरवीन करने के लिए हिम्मत है तो जरा करके देखिए जरा सा। भाई कोई भी कंट्री इसमें हाथ डाले, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे दोनों मित्र देश हैं, लेकिन यदि सच कहिए तो ईरान
कहने को मित्र देश है, लेकिन जो दिल से जो जिसने हमें हमेशा साथ दिया है, दिल से दिल जो मिलता है क्राइसिस अमेरिका के में साथ साथ देता है, वेनेजुएला वो के इजराइल है। ये क्या हल्ला कर रहे हैं इजराइल के बार साथ बार? रहना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि दोनों मित्र देश हैं और भारत का एमईए ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि युद्ध बंद हो जाए, ये सबके भले के लिए है। सब cosmetic 50% बातें आदि आप बंद हो जाए, देखिए युद्ध कि विराम। स्ट्रेट मैं ऑफ एक और हॉर्मुज बात को उन्होंने बताऊं, बंद कर मैं दिया आखिरी है। बात ये कहना आज के चाहूंगा। दिन में एक- सबसे एक ज्यादा stand तेल नहीं है। हम भी तो वहां से लेते हैं, हमारे इंटरेस्ट भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अरे युद्ध हो रहा है ये दोनों के हमारे बीच चाह में, आप जाने किस से तरफ युद्ध हैं? तो नहीं रुक विवेक जाएगा। शांति। मेरा एक और सवाल है ओके, शाजिया मेक योर पॉइंट, शाजिया जी मेक योर पॉइंट। जी अमीश, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, कितने बड़े आप ग्लोबल स्लेज में देखिए, वैश्विक घटनाक्रम आप देखिए, युद्ध है, ईरान इजराइल का टकराव है, पूरा क्षेत्रीय रीजनल संघर्ष है, महाशक्तियां इसमें जुटी हुई हैं। हमें क्या बात करनी चाहिए भारत पर? हम लोग बजाय ये कि हम भारत को कटघरे में खड़ा करें जो ऑपोजिशन कर रहा है, क्या हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए कि भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा की बात हो, तेल की कीमतों की बात हो, समुद्री व्यापार की बात हो, विश्व बाजार की बात हो, रक्षा और कूटनीतिक तौर पे डिप्लोमेटिक एक बैलेंस हो? हमें वो बात करनी चाहिए कि मोदी जी को नीचे करने के लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का बड़ी मजाक खबर, उड़ाना चाहिए। मुझे ईरान शर्म ने आती है। एक और अमेरिकी बेस पे बड़ा हमला कर दिया है। अपने कुछ देर पहले पहली बार फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया है, यह बड़ी खबर है। इजराइल का सरकारी विमान बर्लिन पहुंचा है। इजराइल का सरकारी विमान इस समय बर्लिन पहुंचा है। कल इजराइल से रवाना हुआ था विमान। राष्ट्रपति और पीएम इस विमान से सफर करते हैं, यह बड़ी खबर है। कल इजराइल से रवाना हुआ था यह विमान, यह बड़ी खबर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इससे सफर करते हैं। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पे खड़ा है यह विमान इस समय। यह बड़ी डेवलपमेंट है, यह बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल का सरकारी विमान जर्मनी पहुंच चुका है, तो यह एक बड़ी डेवलपमेंट है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस विमान से सफर करते हैं। हो सकता है सेफ हेवन में गए हो बेंजामिन नेतन्याहू, हो सकता है, इसकी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी एयरबेस पे ईरान ने पहली बार फतेह 2 का इस्तेमाल करा है। पहली बार फतेह 2 का इस्तेमाल किया है। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है ईरान कितनी देर स्टैंड ले पाएगा, कितने दिन स्टैंड ले पाएगा? क्योंकि इट इज अ टफ कॉल फॉर देम नाउ। धीरे धीरे उनका जखीरा खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। चाइनीज सपोर्ट नहीं आ रहा है, रशिया बोल बाल के बैठ गया है, कुछ नहीं होने का है। धीरे धीरे इनका जखीरा खत्म हो जाएगा और यहां पे आईआरजीसी को उखाड़ फेंका जाएगा। जो इरानियन रेवोल्यूशनरीज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ना कोई ऑल्टरनेट जो है पक्का तैयार हुआ होगा, क्योंकि अगर मोसाद को यह पता था कि खमेनी इस समय कहां है, क्या कर रहे हैं, टॉप लीडरशिप कहां है, और फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर उनको निकाल दिया गया, तो मोसाद ने यह तैयारी भी करी होगी, अमेरिकन सीआईए ने भी यह तैयारी करी होगी कि काउंटर रेवोल्यूशनरीज कौन है, कौन इस वैक्यूम को भरेगा। तो ये जी दूसरा एक पॉइंट ये है कि जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पे एक जो इजराइल का विमान पहुंचा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोलते हैं, जिसको जैसे एयरफोर्स 1 है, या भारत के पास भी जो एक नंबर 1 एयरक्राफ्ट है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलते हैं, हाईली सिक्योर एयरक्राफ्ट हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। पर युद्ध के बीच में क्यों जर्मनी पहुंचे? नहीं, युद्ध के बीच में अगर गए, हो सकता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट दूत गया हो। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू अपना देश छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई भी राष्ट्रीय जो लीडर है वो अपने देश को युद्ध के हालात में छोड़ के नहीं जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट कोई दूत गया है, कोई वहां जाके कोई मीटिंग करने, कोई ऐसी चीज हुई है जिसको एक ग्रेड 1 सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हुई कि भाई इसको इन एयर ग्रेड 1 सिक्योरिटी की जरूरत है, तो इस तरीके से वो गया होगा। कोई ऐसा इट्स नॉट अ बिग इशू। ये थोड़ी नहीं, आपको पता कौन गया? इनको पता, आपने गारंटी ले ली कि नहीं है? आप बताइए, आप बताइए, आपको कैसे पता? इनको पूरा पता है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप ये मान रहे हैं इनके कहने पे क्यों नहीं गया, तो मैं कह रहा हूं गया। मोदी जी तो नहीं गए? आप थे, आपने देखा आपने कौन गया? देखा? ये थोड़ी ना कि आपने देखा? सब कुछ प्रो अमेरिका, सब कुछ प्रो इजराइल, सब कुछ प्रो नेतन्याहू, तो वो है ना? जैसा वो कह रागी जी कहते हैं, और नाना अमेरिका जी, मामा प्रो नाना। क्यों डॉक्टर प्रो नाना। रंगनाथन बैठे हुए हैं? क्यों डॉक्टर रंगनाथन? अमेरिका हैज गॉट अ राइट, वो किसी भी देश में जाके सत्ता परिवर्तन करा ले। ओके, सऊदी अरब ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। सऊदी अरब ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि सऊदी अरब ने ईरान के राजदूत को इस समय तलब कर लिया है। हमले नहीं रुके तो बहुत बड़ा पलटवार होगा, बड़ा पलटवार होगा सऊदी की तरफ से। यह सीधे तौर पे धमकी है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय स्थितियां बहुत बेकाबू होती जा रही हैं। जिस तरह से ईरान, आपको लगता है कि आज रात मिडिल ईस्ट पे और अटैक करेगा, सीवियर अटैक करने की कोशिश लग रहा है कर सकता कि
इसके अभी ईरान के ऊपर एक बहुत भारी रात में हमला हो सकता है, क्योंकि अभी जितनी भी हम हमलों की बात सुन रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं फिल्टर होकर, इसके अंदर ये नेवल पावर प्रोजेक्शन हो रहा है, इसके अंदर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दृश्य में नहीं आए हैं, वो अभी फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। इजराइल की टॉप लीडरशिप लगभग समाप्त हो गई है। माफ करिए, ईरान की टॉप लीडरशिप लगभग बिल्कुल समाप्त हो गई है, लेकिन वो तंत्र आपको तोड़ना है, वो तंत्र तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने लीडरशिप रिप्लेस करी, सेकंड रंग आ जाएगी, थर्ड रंग आ जाएगी, फोर्थ रंग आ जाएगी, तो वो तंत्र तोड़ना है। और तंत्र तोड़ने के लिए ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से काम नहीं चलेगा, आपको टनों के हिसाब से वहां पर ये तो गिराना ईरान पड़ेगा। में भी तो तबाही होगी, वहां पे भी तो लोग मारे जाएंगे। तो उससे फर्क नहीं पड़ता इनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीयर लीडर्स को, यहाँ पे अमेरिका के जो बैठे हैं यहाँ पैनल पे ताली बजाने के लिए अमेरिका के, कि जिस मर्जी देश में जाओ सत्ता परिवर्तन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात लेट आनंद रंगनाथन कम इन। ओके, एक नहीं, बट मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बीच में आधा रह गया। आपने इस बोला कि वहां पे लोगों का नुकसान होगा, देखिए नहीं होगा। अमेरिका जाएगा, सबको गुलाब का फूल देगा, कहेगा ईरानियों हम तुम्हें मारने नहीं आए। पूरी तरह मालूम है कि अमेरिका गुलाब का फूल देता है, ये आपको मालूम है। अब मैं बता दूं, जब बम रक्षक, जब ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो वो रिहायशी इलाकों पर नहीं गिराएंगे, वो भी इन्होंने गारंटी ले ली, वो रिहायशी इलाकों पर नहीं गिराएंगे। जब उन्होंने जून में गिराया था तो फर्दो, नतांज और यहां पर गिराया था, वहां पर रिहायशी लोग नहीं थे। अरे गुलाब का फूल, ह्यूमैनिटेरियन कोई नहीं है फूल नहीं, पूरी पृथ्वी पर अमेरिका से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कोई नहीं। देखिए, गुलाब का फूल दिया जाएगा। अमेरिका का दामन साफ है, ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि अमेरिका का दामन कहीं पूरी तरह से साफ है, लेकिन देखिए यू हैव टू गिव इट। नहीं, बच्चों के स्कूल पे बम गिराया, कितना दुखद घटना हुई। हम ईरान ने जो 7 अक्टूबर को करा था, देखिए मैं क्योंकि ईरान इजराइल के नागरिक मारे जा चुका हूं, मैं ईरान भी जा चुका हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ईरान गया था। और देखिए ईरान जिस तरह का देश है और जिस तरह की परिस्थिति है वहां पर, खोमेनी साहब जिनका निधन हो गया, जिन पर अटैक हुआ, उनकी बहुत मान्यता है, लेकिन अब बीते 2-3 साल के अंदर हमने उनकी पॉपुलैरिटी में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आते हुए देखा। भाई 33,000 लोग अपने मार दिए। यस, और वो उसको भी आप काउंट करेंगे। जिस रजीम ने 33,000 लोग मार दिए, उनके लिए ये कह रहे हैं कि उनको फूल दीजिए जाके। मैं अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हूं, वो अग्रेसर है। नहीं, देखिए अग्रेसर, देखिए अग्रेसर 7 अक्टूबर को आप भूल जाते हैं। मैं इराक को नहीं भूला ना, इराक में भी 7 अक्टूबर हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, वियतनाम में हुआ था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 7 अक्टूबर किया था। किसने 7 अक्टूबर किया इनमें से? अरे दे, और अमेरिका क्या, आप एक टॉपिक पर अलग विषय है, बात हॉकी मैच की हो रही है, कमेंट्री क्रिकेट मैच की दे रहे हैं। साम्राज्यवादी अमेरिका के खिलाफ करो। देखिए सबसे ज्यादा आप टाइम ले रहे हैं। आनंद रंगनाथन, आप अपनी बात को रखिए, 40 सेकंड आप अपनी, धन निशांतानंदन शाजिया इल्मी। अमीश जी देखिए, मैं आधे घंटे से उंगली ऐसे लेके खड़ा हूं, लोग सोचेंगे मैं किसी एक कौम को बिलोंग करता हूं। इतनी भीख तो पाकिस्तान कटोरा लेके भी नहीं मांगता जितनी मैं आपसे टाइम की मांगता हूं। मैं आपके स्टूडियो आने वाला हूं। मैं बस विवेक से, क्योंकि मेरे पास अब 20 सेकंड बाकी है, एक पूछता हूं विवेक से, अगर हिम्मत है तो आंसर कर देना। शांति, सुनो, सऊदी अरेबिया और ईरान में एग्रेसर कौन है, बताना जरा। सऊदी अरेबिया। अच्छा, ना अमेरिका की रीजन सुनो, हंसो मत। अच्छा जी, अमेरिकन इकोनॉमी में सऊदी रॉयल फैमिली के कितना इन्वेस्टमेंट है पता करो। अच्छा जी, अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कितना काम मिलता है पता करो। अच्छा जी, ओसामा बिन लाडेन के पीछे से फंडिंग पहले और तालिबान को क्रिएट अमेरिका ने किया, पता करो पहले इन चीजों को। और सुन लीजिए, अगर ईरान को डिस्ट्रॉय फिर इस्लामिक, देखिए यही आपकी, आप उनको 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। आनंद रंगनाथन, मतलब इतनी तो आप तो एग्रेसर ना बनिए यहाँ पर। बिल्कुल, यू आर एग्रेसर इन माय डिबेट। सऊदी अरेबिया पे बम गिरा रहा है ईरान और कह रहे हैं सऊदी अरेबिया अग्रेसर है। ये वही लोग हैं, जब पुलवामा हुआ था इन्होंने कहा था पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, इंडिया अग्रेसर है। अरे देशद्रोह करना बंद कर दो, आपको उतने ही पैसे इंडिया देगा जितने चाइना दे रहा है, घबराओ मत। नहीं, you support the unholy nexus between Americans and Saudi Arabian royal family for the last 50 years. अनहोली नेक्सस है 50 years बेचा, पैलेस्टीन के कॉज को बेचा सऊदी अरेबिया ने। आपका है जो कह रहे हो कि चाइना अग्रेसर नहीं है, शांति टेरिटरी जो सब कह रहे हो को कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था।
सबसे ज्यादा किया पैसा फेंक के। देखिए हमें चाइना की नहीं आपको नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मक्का को कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था, को कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था। आई हैव टू गेट शाज़िया इल्मी ऑन दिस। ओके शाज़िया इल्मी मेक योर पॉइंट नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे लगता है अमीश जी बहुत जरूरी है, हम लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, हम लोग ने अपने साइड स्पीक कर रहे हैं। लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन जब होता है इतने ग्लोबल कॉम्प्लेक्स इश्यूज का, और विवेक जी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बैठे हैं, उनके बहुत सारे तथ्य सही हैं, मैं कहना जरूर चाहूंगी क्योंकि इस मामले में बहुत बैलेंस्ड हूं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है चाहे वो राहुल गांधी हो, विवेक जी की पार्टियां हो, पता नहीं किस पार्टी में वो अब हैं या वो पार्टियां अस्तित्व में भी हैं कि नहीं, उसी में थे हैं और मुझे मालूम नहीं। लेकिन आई डोंट नो वेदर या एग्जिस्ट पार्टियों का। पर ये विवेक जी मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो अभी इस मौके पर जब हमारे सामने इतने बड़े सवाल है, हमें हम इतने महफूज हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पॉलिसी से, जो पूरी मल्टी अलाइंड है, जिसमें पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है। हम 71 में भी सेफ थे और अग्रसर थे और खड़े हुए थे अपनी। विवेक अपने टाइम पे बोलिए आप। विवेक और एक बात मैं बताऊंगी, ये पूरी एक हिस्टोरिकल रिसर्च है। जब इस तरह की कभी भी अलामत होती है और खतरा होता है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं जंग में होते हैं, तो हर एक जो मुल्क होता है एक साथ होता है, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर। एंड यू सी विवेक द स्टैंड यू टेकिंग। आप देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहा है, आप देखिए जयराम रमेश कितनी घटिया और ओछी बात कर रहे हैं। आपको मोदी जी की फिक्र है, आपको इस वक्त भारत की फिक्र करनी चाहिए। माई प्रॉब्लम इज दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू बी अ पॉन इन एनीवन एल्सेस फाइट, पर मेरा प्रॉब्लम आपसे यह है और जबरदस्त यह है विवेक, ऐसे मौके पर भी जब हम लोग को साथ होना चाहिए, आप घसीटना चाह रहे हैं मोदी जी को। आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है और आपके ऐसे फिक्स व्यूज हैं, उनके इतने फिक्स व्यूज तो सऊदी अरेबिया और ईरान के भी नहीं होंगे जितने आपके हैं। तो आप जरा सोचिए समझिए, जिसको आपको कहना कीजिए, जो हमारे मुल्क के साथ है वो हमारे साथ है। विवेक आप उसका साथ दीजिए जो आपके देश के साथ है। वाजपेयी जी वाज प्रो इंडिया, ही वाज नॉट लाइक यू एंड लाइक राहुल गांधी इंडिया। You are anti-India and anti-Indians. You are anti-Indians, my dear friend. आप भारतीयों के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ होइए, भारतीयों के साथ आ जाइए। डेवलपमेंट है, मैं फिर निशांत के पास जा रहा हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट है, ईरान के हमले से ऑयल टैंकर में आग लग गई है, ये बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में खड़े ऑयल टैंकर में आग लगी है, वो आपको क्लियरली विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये, जहां पर ये तस्वीरें इस समय हमारे पास सामने आ रही है। ऑयल टैंकर बना है ईरान का निशाना। देखिए आज रात बहुत बड़ी रात होगी, ओके, बड़ी बात होगी आज रात। मेरे साथ निशांत जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या आपको लगता है जैसा शाज़िया इल्मी कह रही थी, कांग्रेस इसमें ओछी राजनीति कर रही है, लो ग्रेड पॉलिटिक्स कर रही है, शर्मनाक राजनीति कर रही है? देखिए सबसे पहले हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब वो समझिए फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन सबसे पहले पूरे देश को बीच में मत बोलिए शाजिया जी, पेशेंस रखिए सुनने की। सिंदूर ऑपरेशन जब हुआ सबसे पहले ट्रंप ने सीज फायर पूरे देश को बताया। नंबर 1 उसने कहा कि ट्रेड वॉर के लिए मैंने सीज फायर को रुकवाया। बीजेपी कहती नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रेड वॉर, ट्रेड की बात हो गई, ट्रेड में हमें कुछ नहीं मिला, हमने सब कुछ ट्रंप के हिसाब से कर दिया। अगली बात, मोदी जी देश के सामने आके ये भी नहीं बता सके कि ये ट्रेड जो हमने डील करी है ये मेरी वजह से हुई है, इसमें किसानों का, देश का क्या फायदा हुआ। हर टॉयलेट से लेकर ट्रेन को उद्घाटन करने मोदी जी जाते हैं, बट ट्रेड की डील होने के बाद मोदी जी क्रेडिट लेने नहीं आए। अगली बात, जो ट्रंप कह रहा है मोदी जी सर झुका के सलूट मार के करते आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में चलते हैं, 2017 में मोदी जी इजराइल के डांस करते, ये सारी चीजें जैसे ड्रग्स फिर बीच में बोल रही है, आपके समय में किसी ने बोला था सुनने की पेशेंस नहीं है आपने, ज्यादा बोलने वाला सही नहीं होता। बात सुनिए, इंडिया ने हमेशा बैलेंस। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में कई नेता बोल रहे हैं कि खamenei की डेथ को कंसोल करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखिए खamenei बड़े रिलीजियस लीडर होंगे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को मारा है, उन्होंने अपने लोगों की हत्या कराई है, निर्मम हत्या कराई है, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।
संख्या जो ऑफिशियल है वो 30-35 हजार है, लेकिन उससे भी भारत कहीं क्या ज्यादा मानी करेगा? जाती है। भारत लेकिन के चुने हुए सोचिए, प्रधानमंत्री, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है भारत के निशांत चुने के हुए अपने प्रधानमंत्री decide अपने करेंगे राजनीतिक क्या हितों हमारे के लिए सुनिए, आपको थोड़ा वोट यहाँ मिल जाए, उसके लिए आप भारत इंडिया ने हमेशा बैलेंस कर रहे हैं। निशांत, अगर हम निशांत 1950 में आपकी देखा तरह नहीं है कि किसी देश इजराइल के को साथ जो रिकॉग्नाइज है, किया था। आप एक एमओयू साइन कर लिए। सुनिए एक सेकंड, शाजिया एलमी, you made your point. पॉइंट शांति, ओके निशांत, you are from Congress, make your point. देखिए, इंडिया ने हमेशा बैलेंस स्टैंड लिया है शुरू से। अगर 1950 की बात करें, जब इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुए, 1988 में पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया। हमने हमेशा कॉन्स्टेंटली दोनों स्टेट्स को बैलेंस किया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रिप में जाके इजराइल में फादरलैंड मदरलैंड करके आए, लेकिन उन्होंने बैलेंस स्टैंड नहीं रखा। हम इनको प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्रोमाइज क्यों कह रहे हैं? पिछले आप 12 महीने का सीक्वेंस देखिए, जो जो ट्रंप कह रहा है वो हो रहा है। सिंदूर ऑपरेशन, ट्रेड, हमारा 18% टैक्स लगेगा, उनका 0% हो गया। मोदी जी क्रेडिट लेने नहीं आए, जो हर टॉयलेट से लेकर ट्रेन का क्रेडिट लेने देश के सामने आते हैं, मोदी जी चुप होकर बैठे हुए हैं। चलिए, मैं गौरव संसद में अगर सवाल पूछा जाता तो ओके, मैं मेजर गौरव आर्या को लेता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओके, भाग जाते हैं। ओके, मेजर गौरव आर्या, वर्ल्ड दुनिया में हम टर्बुलेंट टाइम्स देख रहे हैं, वी आर सीइंग इट अराउंड। जी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि हमारे देश में अपनी राजनीति चल रही है अपने ढंग से, और सब मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां, सलमान खुर्शीद, अज़ाउद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, ईच वन ऑफ देम, उनके अपने अपनी स्टेटमेंट्स हैं। आई डोंट वांट टू कोट देम वंस अगेन। क्या आपको लगता है कि इस समय जो दुनिया में हो रहा है उसके हम यहां पर बिल्कुल सुरक्षित बैठ रहे हैं और हमारे यहां बाजारों में होली की तैयारी चल रही है? अमीश जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन जब आपके बगल में, आपके पड़ोस में आग लगती है तो आपके घर की ओर पहुंचती है। और ईरान हमारा एक तरीके से पड़ोसी है, हमारे रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ। चाबहार पोर्ट ईरान में है और हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ। तो यह मानना कि ईरान को चोट पहुंचेगी और भारत उससे बिल्कुल दूर रहेगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो रिएक्शन है भारत का, या भारत के अंदर ये किस रूप में होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यस, दिस हैज अनसेटल्ड द इंटायर एरिया। ये जो अटैक हुआ है, खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट करी थी, क्योंकि ओमान में ये सब बातचीत चल रही थी, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का 3 दिन पहले का यह बयान है कि साहब सब कुछ डिसाइड हो गया और ईरान मान चुका है कि हम अपने पूरे के पूरे जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला प्रोग्राम है, हम उसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं और आप आके चेक कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका यह कहना है कि उसके बाद यह हमला करना इस तरीके से, अब देखिए, यू कैन बी अ खमैनी सपोर्टर, यू कैन बी अ खमैनी अपोजर, वो आपकी मर्जी है, वो आपका पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो आपका सवाल है अमीर जी, कि क्या भारत इससे अछूता रहेगा? आई डोंट थिंक सो। यहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, साउथ एशिया में प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे कैसी आएंगी ये मुझे नहीं पता। जी, कैसी आएंगी ये आपको नहीं पता। हमारे साथ कर्नल दानवीर भी हैं। कर्नल दानवीर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डू यू थिंक इंडिया के लिए एक कॉशियस अप्रोच लेने का टाइम है? देखिए, इंडिया के पॉइंट जो गौरव आर्या जी बोल रहे हैं कि चाबहार में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, वो शायद उस तरीके से ना रहे अगर रिजीम चेंज हो। मेरे ख्याल से कुछ हद तक उनकी बात में दम है, लेकिन कौन सी रिजीम आएगी और क्या उसका स्टैंस रहेगा, इसको अभी हम बिल्कुल फर्म तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन जो भी रिजीम आएगी वो इजराइल फ्रेंडली होगी। फ्रेंडली ना भी हो तो इस तरीके की हॉस्टिलिटी नहीं होगी, इस तरीके का आतंकवादी नजरिया इजराइल के प्रति नहीं होगा। और अगर इजराइल के प्रति नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के प्रति भी उसका एक नर्म रुख रहेगा। तो हम इस उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इसको हमें देखना चाहिए। ओके, मैं रुक करता हूं गौरव मेजर गौरव आर्या का। गौरव आर्या, क्या आपको लगता है कि इस समय एज अ इंडियन हमें किन 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो कई ऐसी आवाजें आ रही हैं भारत के अंदर से, सोशल मीडिया के अंदर से, कि भारत को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं तो पहले चीज ये बताता हूं कि भारत को कुछ भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दिस इज नॉट आवर वॉर, ठीक है? ये एक दूसरे को गोली मारे, गॉड ब्लेस देम, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, भारत को दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज, एक मैं आपको बात बताता हूं, वो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी होगा जो अमेरिका पे भरोसा करेगा।
आप उनसे हाथ मिलाएं, आप उनसे गले मिलें, आप उनके साथ चाय कॉफी पिएं, सब कुछ करें, लेकिन भरोसा ना करें अमेरिकन का। यू कांट ट्रस्ट दी अमेरिकन। आई एम सेइंग मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम। सब कुछ ठीक है, आप अच्छे रिश्ते रखें, सब कुछ आपको जो करना है करें, डोंट ट्रस्ट देम। ये पलट के मारेंगे। ये इन्होंने पहली बार भी यही करा था ईरान के साथ। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ आयतुल्लाह खामेनी। प्लीज, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं। मैं कोई एडमायरर नहीं हूं, मुझे उनकी पॉलिसीज नहीं ठीक लगती, लेकिन वो ईरान का मामला है। मैं आपको ये कहता हूं, इन्होंने बोला कि संडे को मीटिंग होगी, स्टीव विटकॉफ आएगा, दोहा में मीटिंग होगी, ईरानी आएंगे, अमेरिकन आएंगे, इजरायली आएंगे, सब लोग आपस में बातचीत करेंगे। उसके 24 घंटे पहले बमबारी कर देते हैं, ठीक है। और ट्रंप ये कहता है कि अरे ये तो मैं बहुत तगड़ा एक कोई शातिर हूं कि मैं लोगों को कुछ बोलता हूं और कुछ कर देता हूं। इस बार भी देखिए, अटैक करना ट्रंप की पॉलिसी है, नेतन्याहू की पॉलिसी है, दैट्स ओके, वो उनका इंटरनल मामला है। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि हम लोग ये ना समझें कि जो गलत काम ये लोग या जिस तरीके का ये काम करते हैं दुनिया के लिए, ये भारत के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि ये भारत को नहीं करेंगे, ये भारत के साथ भी करेंगे। देखिए, पर गौरव, मेजर गौरव आर्या, भारत के साथ भारत पे अटैक तो नहीं कर सकते ना, मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब उतनी तो कुव्वत नहीं है अभी कि ऐसा कुछ मोल ले ले अमेरिका या फिर कोई और। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अटैक की बात ही नहीं कर रहा मैं। अमीश जी, मैं बिल्कुल अटैक की बात नहीं कर रहा, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा। यहाँ विवेक सेलिब्रेट करने लग गए थे कि देखिए देखिए, अब गौरव आर्या भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं गौरव की हर बात से सहमत हूं। डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया पे प्रभाव पड़ेगा, ईरान इज अ नेबर। आई टोटली मना नहीं करा उसको। नहीं, आप लोग तो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरक्षित तो बैठे हैं आप लोग यहाँ पे बैठ के इस पैनल पे बैठे हैं भाई। हर आदमी अमेरिका की नीयत को एंडोर्स कर रहा है बैठा हुआ। किसने करा यार? किसी ने नहीं करा। कोई नहीं कह रहा कि वो अग्रेसर है और हम कह रहे हैं हमें अपने घर से मतलब रखना चाहिए। आपको इस बात से भी मतलब रखना, बिल्कुल हमें अपने घर से मतलब रखना चाहिए। जिसको आप बिजनेस अलाय बना रहे हैं, जिसके साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, वो आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अरे भाई, करना तो पड़ेगा ना, आपको ट्रेड डील करेंगे अमेरिका के साथ, इतना बड़ा ट्रेड है। ओके, मेजर गौरव आ रहे हैं, मेक योर पॉइंट। जी, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाह रहा हूं। मैं शायद, आई एम सॉरी, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपको ट्रेड सबके साथ करनी है, दुनिया के साथ। आप जब चाइना के साथ करते हैं, हमारा नेबर है, बिल्कुल करनी चाहिए। व्हाई नॉट? वी शुड हैव अ रिलेशनशिप विद चाइना, वी शुड हैव अ रिलेशनशिप विद रशिया, वी शुड हैव अ रिलेशनशिप विद अमेरिका। आई एम जस्ट सेइंग दैट थोड़ा अपने आप को एक कदम पीछे रख के देख के चलिए। पहली चीज, फर्क कैसे पड़ेगा भारत को? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग लग चुकी है, 20% दुनिया का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। भारत के स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। इस तरीके से फर्क पड़ेगा। क्या अमेरिका हमारे ऊपर मिसाइल मारेगा? हिम्मत नहीं अमेरिका की, ना अमेरिका करेगा। तो मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की। आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे जाएगी, आपका पैसा खर्च होगा, अनसर्टेनिटी होगी। ये कहना चाह रहा हूं। ओके, विवेक हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। गौरव, आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन जो हिंदी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। हम फिर भिड़े अगर पाकिस्तान के साथ, जिस तरीके से चाइनीज ने असला भी दिया था, समर्थन भी किया था, आप ही ने बोला था, आप ही को कोट कर रहा हूं मैं। अगर अमेरिका एक प्रो पाकिस्तानी स्टैंड ले लेता है, फील्ड मार्शल साहब को इनवाइट किया गया, पैसे आईएमएफ से उसको मिले, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एंटी टेररिस्ट फ्रंट का चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया गया, तो ये जिस तरह की इज्जत अफजाई की गई थी, क्या गारंटी कोई यहां ले सकता है कि पाकिस्तान के साथ बैटिंग अमेरिका नहीं करेगा अग्रेसिवली वॉर में? मैं देखिए विवेक जी, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताता हूं कि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉरेन अफेयर और लव अफेयर के बीच में। फॉरेन अफेयर अलग होता है, लव अफेयर अलग होता है। फॉरेन अफेयर में ये सब चीजें चलती हैं। लव अफेयर में होता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड और किसी के साथ बात नहीं। फॉरेन अफेयर में ये सब नहीं होता है। फॉरेन अफेयर में आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, ये आपकी मजबूरी है। अमेरिका भी भारत के साथ डील कर रहा है। आप ये कहते हैं चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिया, अमेरिका ने भी भारत को हथियार। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी चिनूक के प्लेटफॉर्म्स हैं, M777 है, ये प्रेडेटर आपके ड्रोन है, सी गार्डियन है, पोसाइडन है, ऑल दिस इज अमेरिकन इक्विपमेंट। भारत ने अमेरिका से लिया है, भारत ने इजराइल से बहुत इक्विपमेंट लिया है, रशिया से बहुत सारा इक्विपमेंट लिया है, फ्रांस से बहुत सारा। तो ये सब चलता है। और अमेरिका आज से नहीं है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका तो 1947-48 में जिन्ना पहुंच गए थे सलाम ठोकने। तो ये तो दे आर वेरी वेरी ओल्ड पार्टनर्स है, आज की पार्टनरशिप तो है नहीं। सो वी हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि ये लव अफेयर नहीं है, ये मोहब्बत वाली बात नहीं है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी और से बात नहीं करेगी, उस तरह की चीज। गौरव, वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग एलाइज ऑफ रशिया। हम रशिया के साथ हमारा एक बहुत अच्छा, स्टिल वी आर नॉट। हम उतना हमारे साथ कौन खड़ा है एक सुपर पावर में से जो 3 है, रूस, चाइना और अमेरिका। इन केस ऑफ अ अरे भाई, ठीक है, ये आपका सवाल है। हमारे साथ कौन है, आप बताइए। ऑपरेशन सिंदूर में कौन था? विवेक, यू मेड योर पॉइंट। ओके, गौरव आर्या,
40 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। जी देखिए, साथ कोई किसी का खड़ा नहीं रहता। हाँ, 1971 में रशिया आया था, उस समय हाइट ऑफ कोल्ड वॉर था। आज की तारीख में कोई नहीं। अब आप एक बात देखिए ना, सीरिया में रशिया के बेसिस थे, सीरिया में ईरान के बेसिस थे। एक अहमद अल शरा आता है, अहमद अल शरा 12 दिन के अंदर 43-44 इयर्स पुरानी जो वहां पे सरकार थी बाप बेटे की, उसको तख्ता पलट कर देता है। रूस आया बीच में, वेनेजुएला रशिया का पार्टनर, रूस आया बीच में, कोई बीच में किसी का नहीं आता। भारत लड़ाई लड़ेगा, भारत खुद सक्षम है, भारत की फौज सक्षम है, भारत खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। हाँ, हमारे रिलेशनशिप सबके साथ है, डिप्लोमेसी सबके साथ है, लेकिन जो हमारा फौजी खड़ा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के सामने, या लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के सामने, वहां पे देख रहा है एबॉल टू एबॉल, उसको ना किसी की जरूरत है, ना किसी के इंटरवेंशन की जरूरत है। द इंडियन आर्मी इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन एक मैसेज तो वर्ल्ड दुनिया दे रही है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। 100% साहब, 100%। ये तो क्लियर मैसेज है। ये सच है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर आपकी सप्लाई चेन और सप्लाई रूट्स आपके हाथ में नहीं होंगी, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। रशिया क्यों अभी तक टिका हुआ है? क्योंकि रशिया सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है। थोड़ा बहुत उसको चाइना से चाहिए, उसको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाकी एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। दैट इज व्हाई रशिया इज लीडिंग द वे। कहानी, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक